चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चाल चक्र के आज के अंक में बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिसके नाम से लोग डरते हैं, भयाक्रांत होते हैं और जिसको लेकर लोगों के मन में जाने किस किस प्रकार की धारणाएं बनी रहती हैं। आज का विषय बहुत रोचक भी है और इस बात के लिए महत्वपूर्ण भी है कि बहुत सारी चीजों का सच हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। आज क्या बात करेंगे आज चाल चक्र में? चलिए पहले यही बताते हैं कि आज के चाल चक्र का रोचक मामला क्या है। आज हम बात करेंगे तंत्र के बारे में। आखिर तंत्र होता क्या है, तंत्र का सच क्या है। तंत्र अगर कोई चीज होती है दुनिया में तो क्या किसी व्यक्ति के ऊपर इसके अच्छे और बुरे असर पड़ते हैं, प्रभाव पड़ते हैं? तंत्र बाधा से मुक्ति का उपाय क्या है? राशियों की सटीक भविष्यवाणी जानेंगे और यह भी जानेंगे कि आज का शुभ पहर क्या है। ये तमाम बातें करेंगे आज के चाल चक्र में और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि दरअसल जिसको हम तंत्र कहते हैं, जिसको हम तांत्रिक कहते हैं, वो पूरा मामला होता क्या है, उसका सच क्या है, ताकि आप उसको लेके भ्रमित ना हो, कंफ्यूज ना हो। चलिए शुरुआत करते हैं तंत्र की सच को जानने की। लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है चैत्र शुक्ल चतुर्दशी। नक्षत्र है आज का हस्त नक्षत्र और चंद्रमा आज कन्या राशि में संचरण करेंगे। तो चंद्रमा की इस पोजीशन के आधार पर हम ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, कितना प्लस, कितना माइनस, ये हम चंद्रमा की पोजीशन के आधार पर जान पाएंगे। राहु काल का जो समय होगा जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य करने से आपको बचना है, वो समय होगा दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ आज ज्योतिष कहता है यात्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर यात्रा करना महत्वपूर्ण है, जरूरी है, मजबूरी है, तो भगवान का स्मरण करके और हरी चीज का सेवन करके अगर आप यात्रा की शुरुआत करेंगे तो यात्रा से बचे रहेंगे। अमूमन जब हम तंत्र की बात करते हैं, किसी को तंत्र की बात कहिए तो उसके दिमाग में आता है एक ऐसा आदमी जो काले कपड़े पहना है, जिसके हाथ में खोपड़ी है, गले में राम जाने क्या क्या माला है, चेहरे पे क्या क्या लगा हुआ है। एक अजीब सा डरावना सा चेहरा तंत्र के नाम से हमारे सामने आ जाता है। और जब भी हम कहते हैं कि तंत्र का मामला है, तुरंत शमशान, हड्डी, खोपड़ी, मरना, जीना, खून, अंट बंट चीजें दिमाग में आ जाती हैं। क्या यही तंत्र है? क्या इसी उल्टी सीधी चीज को ही तंत्र कहना चाहिए? और अगर ऐसा है तो इसका प्रभाव क्या है? पहले आपको बताते हैं कि तंत्र होता क्या है। तंत्र की परिभाषा दी गई और कहा गया जाड्याति तारयेत यस्तु सह तंत्रः। जो जड़ता को मुक्त कर दे ना, जो जड़ता से आपको मुक्त कर दे, वो तंत्र है। तंत्र को अंग्रेजी में कहते हैं सिस्टम। जैसे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यानी जो एक सिस्टम, एक तरीका होता है। तरीके को अगर हम संस्कृत भाषा में कहें तो हम कहेंगे तंत्र। तरीका कैसा है तंत्र? तंत्र एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम अपनी आत्मा और अपने मन को बंधन मुक्त करते हैं। आत्मा जब ईश्वर से अलग होकर किसी शरीर में आ जाती है, किसी एक मन के प्रभाव में आ जाती है, तो वो बंधन में आ जाती है। कहते हैं ना, पाश बद्धो भवेत जीवः पाश मुक्तो भवेत शिवः। अर्थात जब आत्मा और मन किसी बंधन में, पाश में बंध जाते हैं तो वो जीव हो जाते हैं, और जब पाश से मुक्त हो जाते हैं तो वो शिव हो जाते हैं। मुक्त कैसे होंगे? आत्मा इस शरीर से मुक्त कैसे होगी? मरने से मुक्त नहीं होती है। कभी मत समझिएगा कोई व्यक्ति मर गया तो मुक्त हो जाएगा, नहीं। मरने के बाद भी ये बंधन बना रहता है और आत्मा और मन बंधन से पूरी तौर से मुक्त होते हैं। तो उसका जो सिस्टम है, जो उसका तरीका है, वो है तंत्र। तंत्र से हम अपनी आत्मा को मुक्त कर पाते हैं और ये महसूस कर पाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम ईश्वर हैं, हम स्वयं ईश्वर हैं। इस भाव को महसूस कर पाते हैं, इस सृष्टि को नियंत्रित कर पाते हैं। किस तरीके से? तंत्र से। तंत्र की प्रक्रिया से शरीर और मन शुद्ध होता है और ईश्वर का अनुभव करने में सहायता होती है। आपका शरीर अगर हम मोटे तौर से समझें तो एक छोटा सा बल्ब है, और अगर ईश्वर को समझें तो ईश्वर अनंत गुना प्रकाश है।
उस बल्ब में अनंत गुना प्रकाश आएगा तो क्या होगा, बल्ब टूट जाएगा। इसीलिए उस बल्ब को इस कदर मजबूत बना लेना कि ईश्वर का प्रकाश वो धारण कर सके, इसके लिए भी तंत्र की आवश्यकता पड़ती है, ताकि आपका शरीर और आपका मन इस योग्य हो सके कि वो ईश्वर की ऊर्जा को झेल पाए। इतना आसान नहीं होता। जो लोग कहते हैं मैंने ईश्वर का दर्शन किया है, वो उनका एक मन का वहम है, प्रोजेक्शन है। ईश्वर का दर्शन करना इतना आसान मामला नहीं होता, और अगर कोई दर्शन करता है तो उसके लिए उसने जन्म जन्मांतर तक साधना की होगी, वो तंत्र में प्रतिष्ठित होगा, तभी साधना कर पाएगा। तो तंत्र कोई बुरी चीज नहीं है। तंत्र एक तरीका है जिसके माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंचते हैं और हम स्वयं ईश्वर हो जाते हैं। तंत्र की प्रक्रिया से हम भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की हर समस्या का हल निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हम ईश्वर के कांटेक्ट में आएंगे तो ये सृष्टि भी तो उन्हीं की बनाई हुई है ना। इसीलिए जब उनके संपर्क में आते हैं तो सृष्टि की हर समस्या का समाधान हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तंत्र की सही प्रक्रिया से हम अपने मस्तिष्क का पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं और कभी कभी अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन जाते हैं। तंत्र आपके अंदर के ईश्वर को पूरी तरह से प्रकट कर देता है। जो हमारे अंदर ईश्वर है, किसी के अंदर 5% है, किसी के अंदर 10% है, किसी के अंदर 50% है, बड़े बड़े संत महात्मा हैं 80-90% है। तो जब आप साधना के मार्ग पर चलते हैं, जब आप ध्यान के मार्ग पर चलते हैं और तंत्र साधना करते हैं, तो आपके अंदर ईश्वर पूरे रूप में आ जाता है। और जब ईश्वर पूरे रूप में आ जाता है तो जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या दिन होना और क्या रात होना, क्या जन्म होना, क्या मृत्यु होना, क्या प्रलय आना और क्या कृपा होना, ये सब बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आप खुद ईश्वर हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि भैया अगर तंत्र इतनी बढ़िया चीज है कि ईश्वर तक पहुंचा देती है, ईश्वर से मिला देती है, व्यक्ति के जीवन में सुख पैदा करती है, तो समस्या कहां है, प्रॉब्लम कहां है? क्यों लोग कहते हैं कि तंत्र से प्रॉब्लम होती है? क्यों लोगों को तंत्र के नाम से भय लगता है? आखिर मामला क्या होता है? देखिए, तंत्र के सही प्रयोग से व्यक्ति को शक्तियां उपलब्ध हो जाती हैं। तंत्र, सबसे पहले जो तंत्र का आविष्कार किया वो भगवान शिव ने किया था, ताकि मानव अपनी आत्मा से ईश्वर तक पहुंच सके। फिर वो विलुप्त हुआ, कृष्ण ने उसको दोबारा से रिवाइव किया, फिर वो उपलब्ध हुआ, फिर वो गायब हुआ। बुद्ध के काल में तीसरी बार तंत्र को भगवान बुद्ध ने रिवाइव किया। बुद्ध के जाने के बाद दो भागों में बंट गया, एक हो गया हीनयान और एक हो गया महायान। एक तीसरा हिस्सा निकला जिसने कहा कि हम हीनयान को भी नहीं मानते, हम महायान को भी नहीं मानते। उस तीसरे हिस्से ने एक अलग तरीके का तंत्र शुरू किया और वहीं से तंत्र बिगड़ना शुरू हुआ, वहीं से तंत्र का दुरुपयोग शुरू हुआ, क्योंकि कंट्रोल नहीं रह गया। और कंट्रोल ना रहने की वजह से तंत्र तो तंत्र है ना, ताकत तो पैदा ही हुआ उससे। और जब ताकत पैदा हुई तीसरे ब्रांच से, तो उससे दूसरों के मुश्किलें लोगों ने बढ़ानी शुरू की, उन तंत्र की शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू किया। तो दरअसल बुद्ध भगवान के जाने के पश्चात ही तंत्र के दुरुपयोग की एक स्थिति पैदा हुई, और ये दुरुपयोग वाला तंत्र ही हम आज देख पा रहे हैं, तो सामान्यतः जिसको हम बुरा समझते हैं, बुरा भला कहते हैं। तंत्र के मार्ग पर जब भी कोई व्यक्ति चलेगा, उसे शक्तियां मिलेंगी ताकि वो दूसरों की सहायता करे, दूसरों के रास्ते की मुश्किलों को दूर करे और हर व्यक्ति को ईश्वर की तरफ चलने के लिए प्रेरित करे। एक सामान्य सी बात है, नदी में डूबेंगे तो भीगेंगे ही ना, तो तंत्र के मार्ग पर चलेंगे तो शक्तियां आएंगी, बहुत स्वाभाविक सी बात है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी लोग तंत्र से प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं और छोटी मोटी चीजों के लिए प्रयास करते हैं। जैसे तंत्र की शक्तियां मिली, दूसरे को सम्मोहित करेंगे। तंत्र की शक्तियां मिली, नौकरी के लिए प्रयास करेंगे, पैसा कमाने के लिए प्रयास करेंगे, दुर्घटना करवाने के लिए प्रयास करेंगे, दूसरों को बीमार कर देंगे, दूसरों को वशीभूत कर देंगे। मतलब तंत्र से शक्तियां मिली हैं आपको तंत्र से शक्ति मिली है ईश्वर की, कि आप दूसरों की सहायता करेंगे, उनकी बीमारियों को दूर करेंगे, उनको ईश्वर के मार्ग पर ले चलेंगे। और आप क्या कर रहे हैं, तंत्र से शक्तियां पा गए, दूसरों को बीमार ही करना शुरू कर दिया, दूसरों को परेशान ही करना शुरू कर दिया, दूसरों के साथ कुछ बुरा ही करना शुरू कर दिया। तो शक्ति एक ही होती है। दरअसल जैसे सूर्य की शक्ति है, धूप अधिक हो गई तो आपकी स्किन जल जाएगी, और धूप का सही इस्तेमाल करेंगे तो सोलर ऊर्जा से खाना भी पका लेंगे। तो तंत्र की शक्तियों को कौन इस्तेमाल कर रहा है, एक बड़ा फैक्टर है, बड़ा सवाल है। तंत्र की शक्तियों का सही इस्तेमाल करके ईश्वर तक पहुंचेंगे और तंत्र की शक्तियों का दुरुपयोग करके दूसरों के लिए समस्या पैदा करेंगे। लेकिन याद रखिए, जो लोग तंत्र की शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, आज नहीं तो कल इसके भयंकर और गंभीर परिणाम उनको भुगतने पड़ते हैं। लेकिन आप कभी मत समझिए कि तंत्र की वजह से ही हर समय समस्या होती है, कभी नहीं होता।
अब आपको चोट लग गई, आप कहेंगे फलां ने मेरे ऊपर तंत्र कर दिया। आपकी तबीयत खराब हो गई, आपने कहा फलां ने मेरे ऊपर तंत्र कर दिया। तंत्र की जो शक्तियां हैं ना, वो ईश्वर के अनुभव के बाहर नहीं जा सकती। इसीलिए आप कभी मत सोचिए कि हर मामले में तंत्र ही होता है या तंत्र मंत्र से ही कोई आपको परेशान कर रहा है, ऐसा नहीं होता। हाँ, आपके ऊपर तंत्र की शक्तियां तभी निगेटिवली काम कर सकती हैं जब आपकी कुंडली में खराब ग्रह की दशा चल रही हो। मान लिया आपकी कुंडली में राहु चल रहा है, केतु चल रहा है, कमजोर सूर्य या चंद्रमा की दशा चल रही है, तो ऐसी दशा में जब कोई आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग करता है तो वो प्रयोग आपके ऊपर प्रभावशाली हो जाता है और आपको दिक्कत हो जाती है। यानी ऐसी दशा में तंत्र एक माध्यम बनता है खराब दशाओं के दौरान, और उस दशा की आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। लेकिन याद रखिए, तंत्र की शक्ति का जो प्रयोग कर रहा है उसकी अपनी ताकत कितनी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया में किसी भी परमाणु बम, किसी हाइड्रोजन बम और किसी भी तरह के युद्ध की जरूरत पड़ती नहीं। लोग अपने यहाँ बैठे बैठे ही तंत्र शक्ति का इस्तेमाल करते और दुनिया भर में लोगों को परास्त करते, मारते पीटते, काम चला लेते। लेकिन ऐसा नहीं है ना, क्योंकि जो लोग तंत्र की शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं वो साधारण लोग होते हैं, साधारण मानव होते हैं, इसीलिए उनकी तंत्र की शक्ति बहुत ताकतवर नहीं होती। हाँ, वो एक आध लोगों को परेशान जरूर कर सकते हैं, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब आप तंत्र से किसी की सहायता करना चाहते हैं तब वो तंत्र बहुत ताकतवर हो जाता है, और तब एक आध लोगों को नहीं, पूरी दुनिया को प्रभावित करने की ताकत उसके अंदर आ जाती है। तो दिमाग में आपके स्पष्ट हो गया होगा कि तंत्र बुरी चीज नहीं है, जिनके हाथों में है अगर वो इसका दुरुपयोग करें तो हाँ, तंत्र से दिक्कत होती है। अब हर बार में आपको परेशानी हो रही है, तंत्र से हो रही है, जरूरी नहीं है ना भाई। तो कैसे समझें कि तंत्र के प्रयोग से ही परेशान है? कैसे समझेंगे इसको? अगर कुंडली में राहु खराब है, केतु खराब है, सूर्य खराब है, चंद्र की दशा है, ये सब खराब है, तो कुछ हद तक तंत्र का असर आपके ऊपर होने की संभावना बनती है। और आपने दशाओं में तमाम उपाय किए, राहु के उपाय किए, सूर्य के उपाय किए, चंद्र के उपाय किए, उसके बाद भी आपको राहत नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि ग्रहों के उपाय करने के बावजूद भी जब राहत न मिले तो समझिए कि इसमें तंत्र का प्रयोग हो सकता है। बिना कारण के अगर आपका मन बुझा बुझा सा रहता है, कोई कारण नहीं है लेकिन आप परेशान रहते हैं, शरीर ठीक है, दिमाग ठीक है, डॉक्टर कहते हैं बिल्कुल फिट हैं आप, उसके बावजूद भी आपका मन अच्छा नहीं रहता, तो हो सकता है कोई नकारात्मक तंत्र का प्रयोग हुआ हो। अगर अज्ञात भय सा महसूस होता हो तो ऐसी दशा में भी नकारात्मक तंत्र हुआ होगा, ऐसा समझ सकते हैं। हालांकि बहुत बार ये मामला साइकोलॉजिकल भी होता है, तो ये आपको समझना होगा कि ये साइकोलॉजिकल है कि वास्तविक है। लेकिन अगर साइकोलॉजिकल नहीं है, वास्तविक है, तो ऐसा हो सकता है कि तंत्र का कोई चक्कर बना हुआ हो। तो तंत्र से अगर आपको दिक्कत हो रही है, किसी ने आपके ऊपर निगेटिव तंत्र का प्रयोग कर दिया है, तो आप चिंता मत करिए, क्योंकि याद रखिए दुनिया में कोई भी अच्छाई या कोई भी बुराई ईश्वर की इच्छा के अधीन है। तंत्र की शक्ति भी बिना उनकी कृपा के नहीं चलती ना भाई। तो कैसे क्या प्रार्थना करें, क्या उपाय करें कि तंत्र बाधा से मुक्ति मिल जाए, दिक्कतें दूर हो जाएं? क्या करना चाहिए? देखिए, किसी भी गलत या उल्टे सीधे तरीके को ना अपनाएं। जब आपके ऊपर मान लिया आपको लगता है कि तंत्र का प्रयोग हो गया है, किसी ने आपको तंत्र से परेशान कर दिया है, तो गलत या उल्टे सीधे तरीके ना अपनाएं कि भैया आप भी दूसरे के लिए तंत्र का प्रयोग करना शुरू कर दें। क्योंकि होता यह है कि आपने दूसरे के ऊपर तंत्र का प्रयोग किया, उसने आपके ऊपर किया, झगड़े लड़ाइयाँ चल रहे हैं, तो ये सब मत करिए, क्योंकि इसमें दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। किसी सच्चे संत या गुरु की शरण में जाने से तंत्र का असर शून्य हो जाता है। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूं स्टैम्प पेपर पर, लेकिन सच्चा संत मिल जाए या सच्चा गुरु मिल जाए, ये भी तो ईश्वर की कृपा ही है ना। जब गोविंद कृपा करई तब गुरु मिलिया आई, कहते हैं कबीर दास जी कि जब ईश्वर की कृपा होती है तभी गुरु मिलते हैं। इसीलिए अगर किसी सच्चे संत की कृपा मिल जाए, किसी गुरु की कृपा मिल जाए, तो यकीनन तंत्र का कोई भी असर आपके ऊपर बना नहीं रहता। और मान लिया ये भी संभव ना हो, तो जितना हो सके भगवान शिव की उपासना करिए, क्योंकि तंत्राधीश्वर, तंत्र के अधिष्ठाता कौन है? शिव है। उनकी इच्छा के बिना कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। क्या अविद्या और क्या विद्या, सब शिव के वशीभूत हैं। इसीलिए जो लोग देवाधिदेव महादेव के भक्त होते हैं, भगवान शिव की उपासना करते हैं, क्या तंत्र और क्या तंत्र का बाप आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर आप शिव जी का चारों वेला ध्यान करें, उनके मंत्रों का जप करें और सर्वस्व समर्पण कर दें शिव जी के चरणों में, अपने आप को समर्पित कर दें, यकीन मानिए आपके ऊपर किसी भी तरह का तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा। अपना खान पान
अपना आचरण शुद्ध रखें, क्योंकि निगेटिव चीज़ें खाने पीने से, बुरा बर्ताव करने से, खराब व्यवहार करने से भी आप निगेटिव तंत्र के शिकार हो जाते हैं, हो सकते हैं। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। कुल मिला जुला के बात यह है कि अगर तंत्र की स्थिति खराब है, आपके ऊपर इसका प्रयोग हुआ है, तो पहली बात किसी सच्चे संत या गुरु की शरण में जाएं। दूसरी बात, अगर वो संभव नहीं है तो भगवान शिव की उपासना करें, क्योंकि शिव तंत्राधीश्वर हैं और वो भी संभव नहीं है। तो दुनिया में सारे मंत्रों का सृजन हुआ है गायत्री से। गायत्री मंत्र का अभ्यास करने से भी तंत्र की शक्तियां काम नहीं करती। चलते हैं अहमदाबाद और बात करते हैं वीना जी से। वीना जी, स्वागत है आपका, बताइए। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं अपने बेटी के लिए पूछ रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? तारीख है 6/12/1978। 6/12/78। समय बताइए। दोपहर में 3:15। कहाँ पर जन्म हुआ? यवतमाल, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ? यवतमाल। यवतमाल। पूछिए, क्या प्रश्न है? उसकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं है और सास के कारण बहुत तकलीफ होती है घर में। तो लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, हस्बैंड वाइफ में ज्यादा बनती नहीं है। अभी आपकी बेटी ने कोई रत्न पहना हुआ है? नहीं जी। आपकी बेटी का जो जन्म है वो दिसंबर के महीने का है, और दिसंबर को हम कहते हैं विंटर का सर्वाधिक ताकतवर महीना, हेमंत का महीना होता है। बृहस्पति इसका स्वामी होता है भाई। कुंडली बनती है मेष लग्न की, और बृहस्पति जो कि ऋतुओं का स्वामी है, इस कुंडली का कंट्रोलर भी है, वो एग्जॉल्टेड है, उच्च राशि में बैठा हुआ है। और साथ ही साथ क्या है, शनि राहु भी बैठे हुए हैं कुंडली में। तो जो कॉम्बिनेशंस ग्रहों के बन रहे हैं वो कहते हैं कि कुंडली में थोड़ी सी स्थिति परिवार की बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ी दिक्कतें दे रही है। उनका स्वास्थ्य भी बहुत सुंदर नहीं दिख रहा है, स्वास्थ्य को लेकर भी मुश्किलें जरूर हैं। लेकिन किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। सारे ग्रह क्या कर लेंगे अगर केंद्र में बृहस्पति बैठा हो? तो बृहस्पति इनकी रक्षा कर रहा है और इनकी कुंडली को मजबूत करने की कोशिश भी कर रहा है। ऐसी दशा में अगर हम गुरु को मजबूत करें तो मुश्किलें दूर हो जाएंगी। नमः शिवाय इस मंत्र का सुबह शाम जप करना चाहिए, और एक 4-5 रत्ती का पीला पुखराज इनको पहनना चाहिए। उससे मुझे लगता है लाभ होगा। वैसे पूरी तौर से जो जिंदगी इनकी बेहतर होती हुई दिख रही है वो दिख रही है इस साल के अक्टूबर-नवंबर के महीने से, वहां से इनकी जिंदगी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तंत्र की महिमा के बारे में आपने जान लिया, और ये जान लिया कि दरअसल इसके बारे में लोग कहते हैं कि तंत्र बड़ा बुरा है, उसका सच क्या है। अब हम क्या जानने वाले हैं? अब हम जानने वाले हैं आपके दिन को प्लान करने के तरीके के बारे में, समझने वाले हैं कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है। तो चलिए बताते हैं चाल चक्र में आगे क्या खास बातें होंगी। आगे चाल चक्र में बात होगी आपके दैनिक राशिफल की। आज की राशियों की सटीक भविष्यवाणी जानने का प्रयत्न करेंगे। कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे ये भी जानेंगे। आज का शुभ पहर क्या होगा ये समझने की कोशिश करेंगे, और शुभ पहर का आज का विशेष उपाय क्या होगा, क्या संभावनाएं बनती हैं ये भी जानेंगे, ये भी समझेंगे। तो तमाम बातें होंगी आगे चाल चक्र में। खासतौर से आपके दिन को बेहतर बनाने के लिए कुछ सावधानियां और कुछ सुझाव देने की कोशिश करेंगे, देने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि, जीवन साथी का सहयोग या किसी साथी का, दोस्त का सहयोग मिलता हुआ आपको दिख रहा है आज। माता पिता का स्वास्थ्य इंप्रूव करेगा। अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके दिन आपका बेहतर बना सकेंगे वो शुभ रंग होगा धानी, और भाग्य होगा 51%। वृष राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है, और अगर कोई मुश्किल आती है तो आज हाथ थाम कर आपका जीवन साथी आपको आगे बढ़ा देगा। धन और उपहार की प्राप्ति होती हुई भी दिख रही है, और साथ ही साथ परिवार में मंगल कार्य होने के योग भी बन रहे हैं। कोई पुरानी इच्छा जो आपके करियर से, पैसे से जुड़ी हुई है वो आज पूरी होती हुई दिख रही है। शुभ रंग ग्रे है आपका, और भाग्य है 77%। मिथुन राशि, जेमिनाई, धन, सम्मान और उपहार की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र के जो भी लोग हैं जिनकी राशि मिथुन है, आज उनके लिए फायदे का दिन हो सकता है, उनको लाभ दिख सकता है। अगर अविवाहित हैं आप तो आपका विवाह तय हो जाएगा, शादी हो जाएगी, चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। शुभ रंग आज के लिए नीला है आपका, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 63%। कर्क राशि, वैसे तो कर्क राशि रोमांस की राशि मानी जाती है, लेकिन आज के दिन ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ प्रेम की, कुछ मिठास की शुरुआत होगी। नौकरी में प्रमोशंस के सुंदर योग बन रहे हैं। नौकरी में पदोन्नति आपकी हो सकती है, और संतान का सहयोग मिलता हुआ भी दिख रहा है। खुश रहिए।
शुभ रंग आज के लिए लाल है आपके पास और भाग्य है 75%। सिंह राशि, लियो। अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है तो उसमें विजय मिलती हुई दिखती है, उसमें आपको सहयोग और सफलता दोनों मिल रहा है आज के दिन। अगर कोई परिवार की समस्या है, कोई फैमिली प्रॉब्लम है तो आज वहां पर भी सुधार होता हुआ दिख रहा है। किसी भी तरह का धन हो, अगर आप कोशिश करें, खासतौर से जो आपका अपना पैसा हो, वो आपको सरलता से आज मिल पाएगा, धन पाने में मुश्किलें नहीं आएंगी। शुभ रंग आज पीला है आपके पास और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 72%। कन्या राशि, वर्गो। कोई पुराना मित्र आपकी सहायता करेगा, आपको मुश्किल से निकालने में कोई पुराना मित्र आपके लिए मददगार होगा। अगर आप कोशिश करें तो नया वाहन खरीद सकते हैं आज, और नया वाहन ना भी खरीदें तो कम से कम बुकिंग तो कर ही सकते हैं, ये संभावना बनती है। अगर कहीं पर काम रुका हुआ है, फंसा हुआ है, कोशिश करने से आज रुका हुआ काम बनेगा। तो आज के दिन का बेहतर इस्तेमाल करना आपके हाथ में है, वो कोशिश आपको करनी चाहिए। दिन बहुत अच्छा है। शुभ रंग भूरा है और भाग्य भी काफी अच्छा है। थोड़ी मेहनत तो करवाएगा लेकिन फायदा भी बहुत होगा। भाग्य होगा 58%। तुला राशि, लिब्रा। आर्थिक पक्ष बेहतर होगा, हालांकि खर्चों पर आप काबू नहीं कर रहे हैं और ये बात थोड़ी सी दिक्कत दिखा रही है। कारोबार में एक्सटेंशन कर सकेंगे, कारोबार में विस्तार कर सकेंगे, चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। संतान को लेकर थोड़ी चिंताएं दिख रही हैं, लेकिन ये चिंता में कोई दम नहीं है। थोड़े से मैनेजमेंट से, थोड़ी सी प्लानिंग से आप इस चिंता से निपट पाएंगे, चिंता से बाहर आ जाएंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 55%। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। वाहन दुर्घटना से आपको बचना है, वाहन चलाने में बेहद सावधानी रखेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे। जीवन साथी या भाई के साथ बेवजह विवाद हो सकता है और विवाद का कारण आपका स्वयं का अहंकार है। जरा टटोलिए अपने आप को, अपने मन को जरा जांच लीजिए। धन की प्राप्ति आपको आसानी से होगी, सरलता से होगी। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा, मेहनत करवाएगा। भाग्य होगा 44%। धनु राशि, परिवार में विवाद हो सकता है और विवाद का कारण है आपकी अति महत्वाकांक्षा, आपका ओवर एम्बिशन। जरा सा ध्यान दें इस पर। आज लंबी यात्रा न करें तो ज्यादा अच्छा होगा, लंबी यात्रा पर जाने से बचना है आपको। सेहत का ध्यान रखेंगे, सेहत न बिगड़ जाए, इसका भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। शुभ रंग बैगनी है आज और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 69%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, स्वास्थ्य की बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। सेहत को लेकर आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है और साथ ही साथ धन की दशा में भी सुधार हो रहा है। अगर कोई नौकरी की समस्या है, थोड़ी सी कोशिश करने से आज नौकरी की समस्या आपकी गायब हो जाएगी, दूर हो जाएगी। शुभ रंग सुनहरा है आपके पास और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। कुंभ राशि, एक्वेरियस। परिवार में बहुत दिनों के बाद मंगल कार्य का, लाभ का योग बनता है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। संपत्ति संबंधी मामलों में हालांकि थोड़ा सा विलंब है, अभी चीजें एकदम से एग्जीक्यूट नहीं होंगी, अभी वक्त लगेगा। नौकरी अगर करते हैं तो जोश में आके नौकरी मत छोड़िएगा, क्योंकि देखिए मुश्किलें जीवन में आती हैं, लेकिन इस मुश्किलों के चक्कर में पड़ के नौकरी छोड़ दें, नौकरी से निकल जाएं तो वो सही नहीं होगा। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 50%। मीन राशि, दूर से विदेश से कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा और ये समाचार आपके विवाह से जुड़ा हुआ दिख रहा है। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, धन के लेन देन में आज फायदा होगा। ध्यान क्या रखेंगे, ज्यादा भावनात्मक नहीं होंगे, ज्यादा इमोशनल ना हो तो आज ज्यादा अच्छा है। ऐसा ना हो कि भावनाओं के चक्कर में दिमाग खराब हो जाए। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य आज संतुलित से थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा बेहतर ही होगा। भाग्य होगा आज के लिए 65%। तो तंत्र की चर्चा और राशियों की चर्चा हमने कर ली। चलिए अब सीमा जी की समस्या की चर्चा करते हैं। जुड़ रही हैं हमारे साथ दिल्ली से। सीमा जी, स्वागत है आपका, बताइए। हाँ जी पंडित जी नमस्ते। नमस्कार पंडित जी, मेरा सवाल ये है, मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, 1 साल हो गया है जी। और मेरे ससुराल वाले मेरी कोई मदद नहीं करते हैं जी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरी दूसरी शादी हो सकती है कि नहीं? मेरी एक बेटी है। अच्छा, आप परेशान मत होइए बहन जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 75। तारीख और महीना क्या है? 2 मार्च रात के 2 बजे। 2 मार्च 75 रात को 2 बजे। हाँ जी, दिल्ली में। अभी कुछ करती हैं आप? नहीं, घर पे रहती हूँ मैं। आप और आपकी बेटी?
बेटी पढ़ रही है मेरी। बेटी पढ़ रही है। और पतिदेव का देहांत पिछले वर्ष हो गया था? हाँ जी, 1 साल अब हुआ है, 16। 1 साल अब हुआ है। हाँ जी। आपका स्वास्थ्य कैसा है आजकल? ऐसी थोड़ा ठीक ही है, अच्छा ज्यादा ठीक नहीं रहता। कुंडली आपकी वृश्चिक लग्न की बनती है बहन जी, और आपकी जो राशि बनती है वो तुला बनती है। अब इस कुंडली में चूंकि कुंभ का सूर्य है, तो आपका जन्म जो है वो स्प्रिंग का है, बसंत का है, और बसंत का जो स्वामी होता है शुक्र, वो थोड़ा कमजोर दिखता है। तो कहीं ना कहीं जो जीवन में खुशियां हैं, जो सुख है, जो हार्मनी है, वो खराब हो गई है आपकी। और आपकी महादशा शनि की और अंतरदशा फिलहाल चल रही है चंद्र की, जो इमोशनली आपको परेशान कर रही है। हार्मोन्स को लेके, सेहत को लेके, चिंता तनाव को लेके आप परेशान हैं। लेकिन याद रखिए, हर रात की सुबह होती है। ऐसी कोई रात बनी ही नहीं दुनिया में जिसकी सुबह ना हो, और ऐसा कोई कष्ट होता नहीं जिसके बाद सुख ना आए। तो आपकी परीक्षा बहुत चली, ये बात मानते हैं, लेकिन इस परीक्षा के बाद जब भी हम कोई परीक्षा देते हैं तो उसके बाद हमें परिणाम मिलता है ना, मार्कशीट मिलती है अच्छे अंकों की। तो आपके भी अच्छे अंकों की मार्कशीट मिलने का समय आ गया है, आपका अच्छा दौर आ गया। आप चिंता मत करिए। जुलाई के बाद ऐसा लगता है कि जीवन में जो सहयोग का पक्ष है ना, जो सपोर्ट का पक्ष है, वो कहीं ना कहीं से जुड़ेगा। जीवन में सहयोग और सपोर्ट मिलेगा और जिंदगी वहां से आगे चलनी शुरू हो जाएगी। कुंडली ये भी कह रही है कि अगले साल 2017 में जनवरी से जून का जो वक्त होगा, इसमें आपकी दोबारा से शादी होगी किसी अपने जाने पहचाने व्यक्ति के साथ। स्वयं की इच्छा से आप शादी करेंगी। आपकी बेटी और आपके लिए बेहतर जीवन की व्यवस्था वही व्यक्ति कर देंगे, और वहां से जिंदगी आपकी ठीक चलेगी। हमें क्या करना चाहिए? भगवान शिव की शरण में जाना है। सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करना है। और अगर आप अफोर्ड कर सकें, खरीद सकें, तो एक मोती बनवा के पहन लेंगी। 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। इसको सोमवार की रात को पहनने से जरा मन को मजबूत कर पाएंगी, सेहत की सुरक्षा हो पाएगी, और थोड़ा जो भाग्य का पक्ष है ना, जो इमोशनली परेशान कर रहा है, जीवन में संघर्ष बढ़ा रहा है, वो थोड़ा सा बेहतर हो पाएगा। चलते हैं मध्य प्रदेश सीहोर और बात करते हैं शिवचरण जी से। शिवचरण जी, बहुत बहुत स्वागत है, बताइए। नमस्कार। नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर। मेरा बच्चा, उसका संबंध नहीं हो पा रहा है। जहाँ भी जाते हैं बात बन नहीं पाती है सर। जन्म की तारीख पता है उनकी? हाँ है, 1-2-88 का है। समय बताइए। समय उसका 4 से 5 फिक्स तो नहीं है। हमारी सरल में उसका जन्म हुआ था 4-5 बजे के बीच में ही हुआ था उसका। सुबह या दोपहर में? सुबह। और कहाँ पर जन्म हुआ था? चिन्नौठा गांव है, चिन्नौठा। जिला क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है? डिस्ट्रिक्ट सीहोर, MP। अभी आपके बेटे की शादी नहीं हो पा रही है? हाँ, नहीं हो रही साहब। जितने भी कम से कम 25-30 बच्चे देख चुके हैं, समझ में नहीं आ रहा है। बन नहीं रही बात, उसको समझ में नहीं आता कभी क्या है। कुंडली आपके बेटे की धनु लग्न की बनती है, राशि इनकी बनती है मिथुन। सप्तम भाव में चंद्रमा अमूमन विलंब विवाह के लिए जिम्मेदार माना जाता है। और यहाँ सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा है अपने परम शत्रु बुध की राशि में, और बुध जो है ना वो कमजोर है, इसी वजह से विवाह में विलंब हो रहा है। लेकिन अगर ज्योतिष की संभावनाएं देखें तो अगले साल 2017 में फरवरी-मार्च में इनकी शादी होनी चाहिए। और जिस लड़की से शादी होगी, लड़की बड़ी सुंदर होगी, बड़ी अच्छी होगी, और ऐसा लगता है कि सौंदर्य के क्षेत्र से, मीडिया के क्षेत्र से या टीचिंग के क्षेत्र से संबंध रखती होगी। दाम्पत्य जीवन सुंदर होगा इनका। इस कुंडली की देखो मुश्किल ये है कि जब भी आप शादी करें, आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि जिस लड़की से शादी हो बहुत बीमार न हो। क्योंकि कुंडली कहती है कि इनकी पत्नी हो सकता है बहुत बीमार रहती हो, जिस वजह से संतान होने में और जीवन चलाने में दिक्कतें आ जाएं। तो हमें उसे मैनेज करना है। अपने सुपुत्र को एक मोती पहना देंगे आप, करीबन 8-10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। सोमवार की रात को पहनाने से इनको लाभ होगा और शादी अगले साल हो जाएगी। आप बिल्कुल चिंतित ना हो, कहीं कोई समस्या की स्थिति नहीं बनती। चलते हैं हिसार और बात करते हैं विकास जी से। स्वागत है विकास जी आपका, बताइए। सर मैं जन्मतिथि है 25 जुलाई 1986। 25 जुलाई 86। समय बताएं। 10:45 PM। फिर से बोलिए। 10:45 PM। 10:43 PM रात में। कहाँ पे जन्म हुआ है? हिसार में हरियाणा। पूछिए क्या प्रश्न है? मेरा कैरियर नहीं सेट हो रहा, क्या करूं मैं, बताइए फिर। अभी क्या करते हैं विकास जी? अभी तो कुछ नहीं करता। कुछ करते भी थे पहले? ना, पहले प्रोडक्ट का बिजनेस था अपना। कुंडली देखो विकास बनती है मीन लग्न की, मीन राशि है आपकी। और इस कुंडली में
जो बेसिक प्लेनेट है इस कुंडली का, जो प्राण है ना चंद्रमा, वो काफी कमजोर दिखता है। तो चंद्रमा के कमजोर हो जाने की वजह से एक तो निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, वो प्रॉब्लम आती है। दूसरा ये है कि आप चीजों को लेकर बहुत गंभीर नहीं दिखते, क्योंकि सूर्य कर्क राशि का है, जन्म है जुलाई के अंत का, तो बरसात का जन्म होने वाले वैसे भी थोड़े आलसी होते हैं, चीज़ों को लटकाते हैं, चीज़ों को टालते हैं। वो प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रही है। क्या करना चाहिए? देखो, एक तो आप एक मूंगा बनवा के पहन लो, एक देसी मूंगा, ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी रंग का होता है, 12-14 रत्ती का देसी मूंगा, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, राइट हैंड के रिंग फिंगर में, इसे पहन लेंगे मंगलवार की सुबह। इससे जो मन की इच्छा है ना, जो चेष्टा है, जो प्रयास है, जो इफर्ट है, वो थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा। और जहाँ तक कारोबार की बात है, आप खाने पीने की चीज़ों का काम, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम या जमीन जायदाद का काम अगर करें तो मुझे लगता है बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। तो तंत्र की परिभाषा जानी, आपके ढेर सारे प्रश्नों के उत्तर हमने दिए, आज के दिन को समझने का प्रयत्न किया। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर होगा रात को 8 बजे से 9:30 तक। शुभ पहर होगा रात को 8 बजे से 9:30 तक। क्या करेंगे? इस समय में घर में शंख ध्वनि करेंगे, शंख बजाएंगे और सुगंध फैलाएंगे। शंख की ध्वनि इतनी पवित्र होती है कि सुगंध के साथ जब शंख की ध्वनि फैलती है ना चारों तरफ, तो आपको एक आनंद का अनुभव होने लगता है। घर से डिप्रेशन दूर होता है, तनाव और अवसाद दूर होता है, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और घर के लोगों में आपसी तालमेल बड़ा सुंदर हो जाता है। तो बेहतर है आज शुभ पहर में रात को 8 से 9:30 पे घर में शंख बजाएंगे, सुगंध फैलाएंगे और भगवान का स्मरण करेंगे। तो उनका स्मरण करने से, शंख ध्वनि करने से, सुगंध बजाने से घर में आनंद का अनुभव कर पाएंगे। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जहाँ तक याद आती रहेगी।